11 साल में आपने क्या किया है? सुशासन के नाम पे आप आए थे, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है 2014 में, और अब सुशासन संकल्प अगर लेना है तो विकल्प इसका भाजपा है। जब सुशासन का विकल्प भाजपा है तो पेपर लीक क्यों, तो फिर बलात्कार क्यों, तो पेट्रोल 110 के पार क्यों, गैस सिलेंडर 1000 के पार क्यों, और चौकीदार अगर मुस्तैद है तो राम मंदिर में चोरी क्यों? साजिश इसलिए लगती है कि वो चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई आवाज न उठने पाए, सवालों से घबराते हैं। पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। जो व्यक्ति सवालों से बचते हो वो इसी तरह के जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 150 करोड़ देशवासी मेरा परिवार हैं, उसी 150 करोड़ लोगों के बीच में से ये 21 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मोदी जी, आपके परिवार के 21 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, 2 मिनट इनके लिए दे दीजिए, या सिर्फ मंच पर भाषण देकर वोट बटोरने के लिए 150 करोड़ लोगों को परिवार बताते हो? ये जंतर मंतर पर जो है दहशतगर्दों की बी टीम है ये। अरे यार, ऐसी बात काहे करते हो? ये जो भाषा है ये देश के गद्दार लोगों की भाषा है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। हाँ, तुम देश के गद्दार कोई भी हो सकता है, उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है किसी की, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है, ना कोई पद इसमें मान्य रखता है। गद्दार कोई भी हो सकता है। शिक्षा का जो एसेंस है, एजुकेशन का जो एसेंस है, हमें इंसान बनाने का काम, हमारे अंदर संवेदनशीलता पैदा करने का काम, उसको ही आज खत्म कर दिया जा रहा है, ताकि लोग एक टाइम पे हिटलर ने जिस तरीके से जेनोसाइड करवाया था उस तरीके से हमारे देश में भी एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हो गए, मतलब वो तानाशाह ही थे, हमेशा से ही तानाशाह थे। गद्दार वो भी लोग हैं जो महात्मा गांधी जी के आंदोलन को तोड़ने के लिए अंग्रेजों की जेल में माफीनामा लिख के गांधी जी और अंग्रेजों के दोराट सिद्धांत पर काम करने आ गए, वीर का तमगा दे दिया। तो ऐसे लोग ये बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। देश के नौजवानों को ये जो है टेररिस्ट कह देंगे। इसी तरह अभी 5 साल पहले एक आंदोलन चला था, उनको खालिस्तानी कह दिया। कुछ तथाकथित देशभक्त भी कह रहे थे ये लोग देशवासी नहीं है, ये असली किसान नहीं है। और जब उन भक्तों के पापा और 13 महीने बाद आए और उन्होंने कहा कि जो देश के किसानों, अन्नदाताओं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, 700 किसानों की शहादत के बाद उन्होंने माफी मांगी। यह पूरे देश ने देखा। या तो उस वक्त वो तथाकथित राष्ट्रपति गलत थे या प्रधानमंत्री जी गलत थे, मुझे बताओ, आप जवाब दीजिए। तो उनकी मांग पूरी कहाँ हुई है? अरे 3 कानून वापस चली गई। हाँ, तो MSP नहीं मिली है, उसके लिए भी किसान लड़ेगा, किसान लड़ेगा। ये बताइए, ये किसान और किसान का बेटा हमेशा से आंदोलन करते रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किए हैं और आज भी आंदोलन कर रहे हैं। ये कोई यहाँ पूंजीपति का बेटा अंबानी अडानी का नहीं बैठा है, ये किसान के ही बेटे हैं। एक किसान जब 2-3 बच्चे पैदा करता है तो एक किसान का बेटा उसके खेत देखता है, एक किसी कल कारखाने में जाकर के जो देश की व्यवस्थाओं को चलाने का काम करता है, वहीं एक तीसरा बेटा देश की सेना में जाकर देश को सुरक्षा देने का काम करता है। ये देश इसलिए सुरक्षित है, ये तो किसानों से ही रिलेटेड है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे, क्या इससे समस्या का हल होगा? बिल्कुल होगा। अगर इस्तीफा होगा तो ये लगेगा कि जो हमने काम किया है उसकी सजा हमें मिली है। अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, वो इस्तीफा नहीं देते हैं। तो जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चला रहा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ जा रहा है कि आप चोर तो हैं, आपने चोरी तो की है, लेकिन आप चोर नहीं कहलाने दे रहे किसी को। क्यों नहीं कहने दे रहे? जब चोरी आपने की है तो आपको जनता चोर कहेगी। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, यहाँ आप किसी के जुबान पर ताला नहीं लगा सकते। तो चोरों पे कार्रवाई कर रही है ना सरकार? कहाँ कार्रवाई कर रही है? सरकार कार्रवाई करती है, सरकार पदोन्नति करती है। जो जितना भयानक बोलता है, जो जितना जो है नफरत बोलता है, जो जितना भ्रष्टाचार करता है, जो जितने जो है बलात्कार करता है, उनके साथ मंच जाके रेवंत रेड्डी देख लीजिए आप, प्रज्वल रेवन्ना को देख लीजिए, सॉरी रेवंत रेड्डी गलत नाम निकल गया, प्रज्वल रेवन्ना को आप देख लीजिए। तो ये वो सरकार है। और इस आंदोलन में देखिए कई बार हमले भी हो गए हैं, कुछ लोग आते हैं यहाँ पर कहते हैं ये देशद्रोही लोग बैठे हुए हैं। उनके देखो, फिर ये आप ही बात को न दोहराइए। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है, आपके माध्यम से कम लोगों तक ये बात जा रही है, और यही आपके माध्यम का ही वजह है कि सोशल मीडिया के द्वारा लोग इसको देख रहे हैं। आज निरंतर इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और मुझे और आशा और उम्मीद है कि और बढ़ेगी। ये इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं है किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के अंदर। आंदोलन करने वाले लोगों को आतंकवादी, खालिस्तानी या टेररिस्ट कह देना ये बेहद निंदनीय है। इसका मतलब आप सनक से सरकार चलाना चाहते हो, आप संविधान के मौलिक अधिकार जो आंदोलन का संविधान ने दिया है उसका हनन करने का काम करते हो। कहीं न कहीं आप संविधान की मूल भावना को, जो संविधान की मूल भावना है, उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो। क्या लगता है, जैसे कहा जा रहा है कि ये लोग सारे जो है दहशतगर्द टीम है, क्या सरकार का या बीजेपी का विरोध करना देश का विरोध हो जाता है? नहीं,
बीजेपी का मैं विरोध कहाँ कर रहा हूँ, न बीजेपी का ये विरोध कर रहे हैं, ये तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का विरोध करना किसी देश का विरोध करना नहीं है। सरकारें जब जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई है और जनता के अधिकारों को वो नहीं सुनेगी, उनकी रक्षा नहीं करेगी, जनता के अधिकारों की रक्षा करना संविधान कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, कि सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन करे। जब सरकार में बैठे मंत्री अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तब यही प्रधानमंत्री जी के दिल में बसने वाले लोग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में खुले आसमान में। पहली बार हुआ है पेपर लीक, पहली सरकारों में भी होता था। तो सुशासन संकल्प तो भाजपा विकल्प चुना था ना, इसलिए आप भी चले जाओगे उनकी तरह 60 साल पीछे। वर्तमान में सवाल करिएगा, 11 साल में आपने क्या किया है? सुशासन के नाम पे आप आए थे, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है 2014 में, और अब सुशासन संकल्प अगर लेना है तो विकल्प इसका भाजपा है। जब सुशासन का विकल्प भाजपा है तो पेपर लीक क्यों, तो फिर बलात्कार क्यों, तो पेट्रोल 110 के पार क्यों, गैस सिलेंडर 1000 के पार क्यों, और चौकीदार अगर मुस्तैद है तो राम मंदिर में चोरी क्यों? एक महिला रेसलर को पैरों के नीचे कुचल देना देश है, तो ऐसे लोगों को गद्दार की संज्ञा दूंगा मैं। जो महिलाएं विदेशों में जाकर के हमारे तिरंगे को लहराती हैं, उनको यहाँ रौंदना ऐसी जंतर मंतर पर अगर देश है तो मैं थूकता हूँ ऐसी सोच के लोगों पर। कह रहे इस आंदोलन के पीछे कोई बड़ी साजिश है। क्या हुआ इसमें साजिश इसलिए लगती है कि वो चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई आवाज न उठने पाए, सवालों से घबराते हैं। पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। जो व्यक्ति सवालों से बचते हो वो इसी तरह के जवाब देंगे। पिछले 8 दिन से तो कोई बात बनी नहीं, अब हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं, देखिए लोग। तो ये अधिकार है, संविधान ने ये अधिकार दिया है। और जो अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत थी उसको हटाने के लोगों ने तरह तरह के, महात्मा गांधी जी ने अलग तरह से आंदोलन किया, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रताप बिस्मिल ने अलग तरह से आंदोलन किया। तो सबका तरीका है। सोनम वांगचुक जी जो है अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल करेंगे और तब तक करेंगे जब तक सरकार के कान पर जू नहीं रखती है। अरे तो 9 दिन हो गए तो क्या हुआ, 90 दिन 9 साल, जब तक सरकार अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती आंदोलन चलता रहेगा। शांति रूप से आंदोलन चल रहा है, अहिंसात्मक रूप से, तो उसमें दिक्कत क्या है? किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लोग गर्मी में परेशान है। हाँ, तो इन लोगों को दिक्कत है, लेकिन सरकार को इनसे दिक्कत थोड़ी है। सरकार को नहीं लगता कि हम इनके वोट से चुन के यहाँ आए हैं। अगर सरकार को ये लगता होता कि हम इनके द्वारा चुनी हुई सरकार हैं तो उनके कान पे जूं रेंगती। जी की सरकार तो बेशरम है, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। सरकार इतनी बेशरम नहीं होती तो इतने मतलब सैकड़ों पेपर लीक्स होने के बाद भी बैठे हुए हैं, उसके लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे शर्म की बात और ज्यादा क्या हो सकती है? कि सरकार की प्राथमिकता में नहीं है शिक्षा। सरकार की प्राथमिकता में अगर शिक्षा होती तो छात्रों को आंदोलन थोड़ी ना करना पड़ता। हम लोग 2020 से लगे हुए हैं कि नहीं, नई शिक्षा नीति जो आ रही है जिसने प्राइवेटाइज करने का काम किया है, सेंट्रलाइज करने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। लगातार उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। आंदोलन करने हम लोग आते हैं तो डिटेन हो जाते हैं। तो अगर सरकार की शिक्षा प्राथमिकता में होती तो आज ये स्थिति तो नहीं होती। उनकी प्राथमिकता ये है कि शिक्षा को खराब कैसे किया जा सकता है, लोगों को पढ़े लिखे अनपढ़ कैसे बनाया जा सकता है, कि वो कुछ टेक्निकल एजुकेशन तो ले ले लेकिन वो सवाल करना ना सीखे। तो क्या बगैर शिक्षा के किसी देश की कल्पना की जा सकती है जो दुनिया में जाकर खाए? बगैर शिक्षा के तो इंसान को इंसान होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शिक्षा ही वो चीज है जो इंसानों को जानवर से अलग करती है। आज अगर एजुकेशन को हम लोग पूरे तरीके से समाज से निकाल दे तो फिर जानवरों में और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हम लोग भी ये जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, हम लोग भी फिर पेड़ों से जो फल आएंगे उनको ही, जैसे हम लोग एक टाइम पे खाया करते थे हमारे पूर्वज, जैसे ही हम लोग को करना पड़ेगा। तो शिक्षा तो इंसान को इंसान बनाने का काम करती है। तो किसी देश से क्या, पूरे समाज व्यवस्था से, पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन से अगर शिक्षा को निकाल दिया जाएगा तो ह्यूमन सिविलाइजेशन ही क्या बचेगी? कि इसके पीछे कोई बड़ी सोच काम कर रही है कि सबको अनपढ़ बनाया जाए। देखिए, हिटलर ने एक बात कही थी कि लेट मी कंट्रोल द एजुकेशन एंड आई कैन कंट्रोल द स्टेट। तो बात ये है कि वो जो बड़े बड़े पूंजीपति घराने के लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उन लोगों को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी चीज है कि शिक्षा पर कैसे हमला किया जा सकता है। और आज हम लोग वही देख रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा पर लगातार हमला किया जा रहा है। और सिर्फ ये बात नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको शिक्षा ना मिले। शिक्षा का जो एसेंस है, एजुकेशन का जो एसेंस है, हमें इंसान बनाने का काम, हमारे अंदर संवेदनशीलता पैदा करने का काम, उसको ही आज खत्म कर दिया जा रहा है। ताकि लोग, एक टाइम पे हिटलर ने जिस तरीके से जेनोसाइड करवाया था उस तरीके से हमारे देश में भी एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हो गए हैं
हो गए हैं, मतलब वो तानाशाह ही थे, हमेशा से ही तानाशाह थे। हम लोग उनका 2014 से जो रूल आया है तब से ही हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी ने कोई आम जनता के भले के लिए कोई काम तो किया नहीं है, इसीलिए कभी फार्मर्स को मूवमेंट करना पड़ता है, कभी स्टूडेंट्स को मूवमेंट करना पड़ता है, कभी महिलाओं को मूवमेंट करना पड़ता है। कुछ साल पहले यहाँ रेसलर्स मूवमेंट कर रहे थे, तो यहाँ हमारी इज्जत आबरू के लिए भी हमें मूवमेंट करना पड़ता है, शिक्षा के लिए भी हमें मूवमेंट करना पड़ता है। तो सरकार अगर लोगों के लिए होती, मोदी जी अगर लोगों के लिए सोचते तो हम लोगों को सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता। किसी को शौक नहीं है इतनी धूप में सड़कों पे उतर के यहाँ पर नारे लगाने का, किसी को शौक नहीं है। ये जरूरत है, करना जैसे पड़ता है। कहा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, जब वो एक इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है जो बैठे हुए हैं। दहशतगर्दों की बी टीम मतलब जो स्टूडेंट्स नीट के इस सिस्टमेटिक एरर की वजह से जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड करने वाली फैमिली से जाके पूछे कि दहशतगर्दी क्या होती है। एक दिन नीट एस्पिरेंट एक लड़की से मेरी बात हो रही थी और वो मुझे हंस के ही बोल रही थी कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे बोल रहे थे कि तू जिंदा रहना बस। लेकिन ये कितनी पेनफुल एक बात है कि एक पेरेंट को अपने बच्चे को बोलना पड़ रहा है कि तू कुछ करना मत, तू जिंदा रहना बस। ये कितनी कितने शर्म की बात है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं इनको हम लोग सुसाइड नहीं बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स है। तो इन इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स को हम लोग दहशतगर्दी बोलेंगे। यहाँ पे कौन सी दहशतगर्दी हो रही है? यहाँ पे लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। तो छात्र युवा जो यहाँ पे अपने धर्म को, अपने जाति को, सब कुछ को भूलकर एक साथ सबके लिए शिक्षा की मांग करने के लिए आए हैं, उनको हम दहशतगर्द कह सकते हैं क्या? लेकिन सिस्टम को आप अच्छी बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या इस्तीफे से ही बात बन सकती है? नहीं, व्यवस्था में सुधार नहीं। हम लोगों का ये बिल्कुल समझना है कि इस्तीफा मतलब धर्मेंद्र प्रधान के पहले जो लोग थे उन्होंने भी यही काम किया है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देने के बाद भी जो लोग आएंगे वो यही काम करेंगे। इसीलिए हमारी लड़ाई जो है वो इस सिस्टम के खिलाफ है। हमारी लड़ाई है कि एनटीए को खत्म करना चाहिए। हमारी लड़ाई ये है कि एनटीए जैसी जो बॉडीज है, जो डेमोक्रेटिक बॉडीज नहीं है, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ऐसी बॉडीज को खत्म करके अकाउंटेबल बॉडीज को बनाना चाहिए। हमारी लड़ाई ये है कि जिस तरीके से आज एजुकेशन को मुनाफा कमाने का एक जरिया बना लिया गया है कि हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करें और वहां से हम लोग मुनाफा कमाएं, इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को खत्म होना चाहिए। हमारी लड़ाई ये है कि जिस तरीके से आज ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन मतलब जो पॉलिसीज आ रही है कि एजुकेशन को सेंट्रलाइज किस तरीके से कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हम लोग कॉलेजेस को देने के लिए तैयार है, पैसा आप खुद उठा लो, लेकिन करिकुलम हम तैयार करके देंगे आपको। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, ये जो एजुकेशन पर अटैक हो रहा है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये जो एजुकेशन पर अटैक और जो बिजनेस मॉडल बना दिया, क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, मतलब नहीं पढ़ पा रहा है। आज जो स्थिति है, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, वही हम लोग स्थिति देख रहे हैं। आज एक टाइम पे बस्तियों के भी स्टूडेंट्स हुआ करते थे जो कॉलेजेस में जाके पढ़ पाते थे। आज उन कॉलेजेस की बस्तियों में जो लोग हैं उनकी महीने की सैलरी 10,000 12,000 रुपए है और 25,000 रुपए डीयू के कॉलेजेस की फीस है। वो लोग कैसे दे पाएंगे? इम्पॉसिबल है उन लोगों के लिए ये देना। और जिस तरीके से पूरा सिस्टम अभी तैयार किया गया है कि आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, जो कि एडमिशन का प्रोसेस नहीं है, एलिमिनेशन का प्रोसेस है, तो आपको वो एंट्रेंस क्रैक करना है, आपको वो काम करना है, उसके बाद आपको कहीं जाकर एडमिशन मिलेगा। तो ये स्थिति में आज गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। इसीलिए आज हम सभी लोगों को मिलकर इस आंदोलन को पूरा देश भर में, गली गली में, घर घर में लेके जाने की जरूरत है।